आपके जहन में अक्सर एक सवाल आता है, आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है? रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो रही है। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये एक अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम। पहले क्या होता था, जितना रुपया छपता था उसके अगेंस्ट में गोल्ड रखा जाता था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। अब ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम पे कोई कमी है। उस कमी को सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, पेट्रोल के दाम आखिर कौन डिसाइड करता है? पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा कैसे बढ़ जाते हैं? इनकी कीमत कौन तय करता है? ऐसे तमाम चीजों का हर जिले में एक दो लोग होते हैं जो एक प्रकार से वहाँ के माफिया टाइप के वो डिसाइड करते हैं। यही पोजीशन ऑयल पे है, पेट्रोल पे, गोल्ड पर। इसमें जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं जिनके हाथ में मोनोपोली है, ये डिसाइड करते हैं। ये सोने का जो दाम है ये महंगा होता जा रहा है। आम आदमी की जेब से तो बहुत ही बाहर हो गया है। आम आदमी तो अब इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? सोने की स्मगलिंग शुरू हो गई। सोने का सट्टा हो रहा था, इसलिए मोदी ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि आगे वैश्विक संकट है पूरे दुनिया में। आर्थिक मंदी की छाया है। ऐसे समय अगर हम सोना नहीं परचेज करेंगे, 1 ग्राम भी सोना अगर हम लोगों ने कम कर लिया तो भारत की इकोनॉमी मेंटेन हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं कि सोने का रेट गिर जाएगा। नमस्कार, हमारी पॉडकास्ट की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपके जहन में अक्सर एक सवाल आता है, आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है? आखिर क्यों पेट्रोल के दाम बढ़ रही है? आखिर क्यों सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो रही है। यहाँ तक कि आना जाना महंगा हो गया है। इसके पीछे क्या वजह है? ये कई बार हम लोगों के जहन में सवाल आते हैं। इन सवालों के जवाब आइए आज हम तलाशते हैं। हमारे पॉडकास्ट की इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लोगों की जेब पर सीधा असर हो रहा है, और हम अक्सर ये देख रहे हैं कि लोग अपनी जिंदगी को, कमाई कम है लेकिन खर्चे ज्यादा हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ना एक लाजमी वो है। महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये एक अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम है। सिस्टम उसकी वजह बतला रहे हैं कि पहले क्या होता था, जितना रुपया छपता था या जितना भी डॉलर, उसके अगेंस्ट में गोल्ड रखा जाता था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। अब ऐसा नहीं होता है। एक तो वजह ये। दूसरी बात हम आपको बतला रहे हैं कि होता क्या है कि हर एक गवर्नमेंट बजट देती है, अपना एक प्लान बना लेती है हर कंट्री का, और उसी हिसाब से उनका रुपए का छपने का एक सिस्टम रहता है कि जितना भी खर्चा रहा उतना उन्होंने रुपए का वो कर लिया। और चूँकि उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं रखा गया, उसके अगेंस्ट में उतनी मेहनत नहीं हुई, तो ये रुपए का निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये एक सिस्टम है। कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम पे कोई कमी है। उस कमी को सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी कुछ जो है वो मनी पे ही डिपेंड है। जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीमें हैं वो तभी संभव है जब एक प्लान बना करके आप बजट अलॉट कर देंगे, तभी रोड बनेगी, तभी कोई डेवलपमेंट होगा। उतना पैसा आ जाता है और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके अलग मद में। ये एक वजह। दूसरी बात, आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में छाई हुई। ऐसा नहीं भारत पे तब भी बहुत कम है। भारत में पेट्रोल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 6%। और कंट्रियों में 30% बढ़ गए। अच्छा अजय जी, आपको क्या लगता है पेट्रोल के दाम आखिर कौन डिसाइड करता है? देखिए, हम लोग तो जानते हैं इस बात को, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन आम व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है। तो मैं चाहती हूँ आज आपके माध्यम से आम व्यक्ति ये समझे, देश का नागरिक ये समझे कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा कैसे बढ़ जाते हैं, इनकी कीमत कौन तय करता है, और बढ़ोतरी के क्या कारण, क्या वजह? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं। किसी भी जिले में बर्फ का दाम भी डिसाइड करते हैं कुछ लोग, जो बर्फ के अच्छे निर्यातक हैं या बर्फ की फैक्ट्रियां हैं। ऐसे तमाम चीज़ों का हर जिले में, जैसे कोई मंडी है उस पर भी 1-2 लोग होते हैं जो एक प्रकार से वहाँ के माफिया टाइप के, वो डिसाइड करते रेट। यही पोजीशन ऑयल पे है, पेट्रोल पे, गोल्ड पर भी। इसमें जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं
जिनके हाथ में मोनोपोली है, ये डिसाइड करते हैं। अब क्या है, अब उसको अमेरिका या अन्य कंट्रियां डिसाइड करती है। सारी लड़ाई पर्दे के पीछे यही है। अब आपने देखा होगा जो महंगाई बढ़ रही है, भारत की क्या स्थिति है। एक रिमर उड़ाई जा रही है कि भारत की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत जो है, जो प्रमुख 10 सबसे बड़ी उसके अर्थव्यवस्था के देश है, उसमें भारत जो है चौथे स्थान पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर चाइना है, रशिया है और जर्मनी के बाद भारत है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते। यही नहीं आपको बता रहे, भारत की जो जीडीपी है वो 6.8% है, जो एक अच्छी जीडीपी। इसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल रहे, इतनी अच्छी जीडीपी कभी नहीं रही। आसपास, इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं, किसी की जो जीडीपी है वो 6.8% नहीं। दूसरी आपको बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी का भारत का जो है वो 14.5 ट्रिलियन डॉलर है। 14.5 ट्रिलियन डॉलर। भारत जो है दुनिया के सबसे अधिक क्रय सामान उपभोग वाला देश है। और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई, न कोरोना के दौरान हुई, न युद्ध के दौरान हुई। जबकि इराक की बहुत बुरी तरीके डैमेज हो चुकी है, बांग्लादेश की डैमेज हो गई, पाकिस्तान की डैमेज हो गई, अमेरिका की हो गई, तमाम का, रशिया की हो गई, यूक्रेन की हो गई, मगर भारत की इकोनॉमी डाउन है। हाँ, मगर ये है कि इकोनॉमी पे खतरा पूरी दुनिया को है, इसलिए भारत के लोगों को ध्यान रखना। अब जैसे सोने का, तो सोने के रेट जो है या सोने को, उसमें भारत ने काफ़ी कुछ। अच्छा अजय जी, ये जो बात आपने की है, सोना महंगा होता जा रहा है, आम आदमी की जेब से तो बहुत ही बाहर हो गया है, आम आदमी तो अब इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये सोने का जो दाम है ये बढ़ रहा है लगातार, इसके पीछे क्या कारण है? सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर सोने के दाम सभी जगह बढ़ रहे हैं। भारत में इधर परचेजिंग हुई। आपको बता रहे, शुरुआत में क्या, भारत सोने का खदान था और सोने की चिड़िया इसे कहा जाता था। पहले भारत के पास सोना बहुत था। अंग्रेज लोग सोना यहाँ से लूट करके ले गए, मुस्लिम काल में ले गए। भारत में अटैक इसीलिए होता था, खासतौर से सोना लूट करके ले जाते थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इसके पहले पानी के जहाज़ों पे तमाम सोना अंग्रेज ले गए। ये भारत के हर नेता को मालूम था, हर पॉलिटिकल उसको मालूम था, महात्मा गांधी को मालूम था, नेहरू जी को मालूम था, उनकी परमिशन से ले गए। दूसरा क्या है, जब भी कोई आदमी कहीं से कोई छोड़ता है। अच्छा, ये परमिशन जो आप बता रहे हैं कि नेहरू जी ने परमिशन दी सोना ले जाएं, ये कैसे संभव हो सकता है? इसे थोड़ा आप बताएं लोगों के। देश देखिए, अंग्रेज शासन कर रहे थे। नेहरू जी की उस समय कोई हैसियत नहीं थी। अंग्रेज शासन जैसा चाहते थे, जिससे कह देते थे खड़े हो, जिसको चाहते थे अरेस्ट कर लेते थे, जिसको चाहते। वहां पर भारत उस समय गुलाम था, तो हैसियत भी नहीं थी किसी भी लीडर की कि इसका विरोध करे। सोने के उसमें सबसे पहला जो बयान दिया था वो नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नेता सुभाष चंद्र बोस। और वर्ल्ड में सबसे पहला इंडिया में जो करेंसी, बाकायदे आज़ाद हिंद फौज की करेंसी थी और करेंसी का उपयोग होता रहा बाकायदे। आज भी उस करेंसी की वैल्यू है। तीसरा क्या हुआ कि इस समय क्या हुआ था, 800 जो है उसका सोना का इस समय आयात होता था। मेन बात ये आ रही कि सोने को अगर हम आयात कर रहे हैं तो सोना हम खरीद रहे हैं, परंतु उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं। उतना ही पैसे का अगर और कोई सामान विदेश से खरीद लेंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा। उतने में अगर हम खाद ले लेंगे और सामान ले लेंगे, पेट्रोलियम ले लेंगे, अन्य सामान, तो उसका उपयोग होगा, वो तमाम जगह जाएगा। सोने की स्मगलिंग शुरू हो गई थी, सोने का सट्टा हो रहा था। इसलिए मोदी ने कहा, उन्होंने कहा थोड़े दिन रुक जाइए, चूँकि आगे वैश्विक संकट है, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी की छाया है। ऐसे समय अगर हम सोना नहीं परचेज करेंगे, 1 ग्राम भी सोना अगर हम लोगों ने कम कर लिया तो भारत की इकोनॉमी मेंटेन हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं कि सोने का रेट गिर जाएगा। तो सोने पे एक प्रधानमंत्री होने के नाते सवाल है, देश के प्रधानमंत्री होने, देश की इकोनॉमी के हिसाब से उन्होंने जो कहा उनकी उस बात पर दम था। अच्छा अजय जी, लोग ये मान रहे हैं, ऐसा आरोप भी लग रहा है सरकार पर कि जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये कैसे फ्लक्चुएट हो रही है? देखिए, आपको बता दें, कोरोना के दौरान पे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई। भारत में ऐसा रहा, भारत में कोई भूखे नहीं मरा।
उस समय बल्कि लोगों को खाना ज़्यादा मिला, लोगों ने सब्जी ज़्यादा बनाई है। उस समय सब्जी भी सस्ती रही, लोगों को अवेलेबल रही। इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी वाले देश में खाना बनता रहा, लोग बाँटते रहे। सरकार की ओर से गेहूँ वगैरह सब सस्ता था। हमारे यहाँ उसके कोरोना की वैक्सीन भी पूरे दुनिया को हमने सप्लाई की। यही नहीं, हमने टर्की और मिस्र जैसे देश को, अमेरिका जैसे देश को, तमाम देशों को खाद्यान्न दिया, गेहूँ दिया, दवाइयाँ दी। और इस युद्ध काल में भी भारत की इकोनॉमी पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक चीज़ महंगी हुई, वो भी क्या हुआ? पेट्रोल। वो भी कितना हुआ? 5-6 रुपये पर लीटर। ये कोई महंगाई नहीं, ये तो बढ़ता चलता रहता है। और गैस हुई, परंतु भारत के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब समस्या ये भी रही कि लोगों ने उस चीज़ को तूल भी बहुत दिया। गैस के अलावा भी तमाम विकल्प थे, मगर उसकी ओर भारतीयों ने नहीं सोचा और उसके लिए आम पब्लिक भी जागरूक नहीं हुई। इस दौरान पे सोलर सिस्टम को हम लोग डेवलप कर सकते थे। गाँवों में अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ नहीं आ रही, अगर अनाज में गेहूँ नहीं है तो चने से वो काम चला लेते। भारत में उल्टी सोच रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये अफवाहें उड़ाई गई। हालांकि इसमें कोई नहीं संकट था, मगर उतना संकट नहीं है जितना अमेरिका में ऑयल का संकट हुआ, जितना वेनेजुएला में संकट हुआ, उतना भारत में नहीं। तीसरी आपको बता रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डैमेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, हमारे पास लेबर बहुत सस्ता है, हमारे पास लेबर करने वाले लोग हैं और कम पैसे में मुसीबत के वक्त वो हर तरह का सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ भी यहाँ की लेबर कर लेती है। अब आया मेन चीज़ मनी की। मनी भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है पहले से काफ़ी, हम 5वीं इकोनॉमी पे हैं, 4थी इकोनॉमी पे निश्चित तौर पे 2027 पे होंगे, इसमें इब्बत नहीं है। अच्छा अजय जी, ये मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो फ्लक्चुएट करती है, ये किस पर आधारित होती है? कैसे ये करती है, जरा लोगों को समझाएं। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई पर है। हाँ। मोदी ने एक चीज़ पकड़ी कि अगर इस समय थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी तो बट नेचुरल रेट गिर जाएंगे। जब डिमांड ज़्यादा होती है, अगर मान लीजिए 500 लोगों को 500 किलो सोना देना है, अगर डिमांड 1000 लोगों की हो जाएगी तो 1000 में कुल लोग ये कहेंगे हमको 1 लाख रुपए तोला की जगह 1.25 लाख रुपए दे दो। जब डबल लोग होंगे तो लोग खरीद लेंगे। इसलिए जब भी डिमांड और सप्लाई का ये, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई आराम से हो जाएगी। इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के रूल को तोड़ने के लिए मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि सोने का, उससे देश की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा, लोगों पे असर हो, मगर ऐसा नहीं कि सोने की वजह से कोई आर्थिक लाभ हुआ हो या व्यापारियों का लाभ हुआ या आम गृहिणियों का लाभ नुकसान हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोने के रेट जो थे वही, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, मगर देश की इकोनॉमी को मजबूत करने पे एक सबक जरूर हुआ। अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा जाता है कि अर्थशास्त्री या तो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, या फिर कुछ 1-2 नाम और हैं चुनिंदा जो बेहतर अर्थशास्त्रियों में जो है माने जाते हैं। देखिए, आपके हिसाब से जी, ये देश का दुर्भाग्य रहा। यहाँ के पॉलिटिकल लोग कभी भी, खास तौर से जितने भी नेता हुए, इन्होंने अर्थशास्त्रियों को कभी सम्मान देना ही नहीं सीखा। आपको बता रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है और देश के लिए शर्म की बात है, तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए शर्म की बात है। अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल मिला था, उनसे बीजेपी वाले भी नहीं पटा पाए और बीजेपी से भी उनके मतभेद हैं, बीजेपी भी उनकी बुराई करती रही। वहीं उनके जो सबसे बड़े समर्थक कांग्रेस और कम्युनिस्ट थे, इन्होंने भी उनकी वक़्त नहीं की। जिस व्यक्ति को इस बात पे, रिसर्च पे नोबेल मिला था कि भारत और बांग्लादेश की इकोनॉमी पे, ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए था वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। अगर अब आइए, मनमोहन सिंह ज़्यादा योग्य थे कि अमर्त्य सेन थे? इस देश में ये समझाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमर्त्य सेन बहुत विद्वान थे, अमर्त्य सेन को इसी बात का नोबेल मिला था। मनमोहन सिंह थे, जिस तरह से एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक होता उद्योगपति। उद्योगपति ज़्यादा रोजगार दे लेता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ बैलेंस शीट बनाता है।
मनमोहन सिंह के आने से इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था तो नरसिंहा राव ने किया था। मनमोहन सिंह उनके पदचिन्हों पे चले थे। मगर कुछ भी हो, ये मनमोहन सिंह की हिम्मत थी जो 10 साल इकोनॉमी को चला ले गए, खूब घपले हुए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी अभी तक नहीं बन पाए। अगर मनमोहन सिंह ना होते तो कांग्रेस की स्थिति और बुरी होती। अब तीसरा आइए कि और पार्टियों को, जनता पार्टी के समय पटेल थे वित्त मंत्री, इसके पहले इन वित्त मंत्रियों की प्रधानमंत्रियों ने चलने नहीं दी। कुछ काम अच्छे हुए थे। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन जो किया था, बहुत अच्छा कार्य किया था। अजय जी, नोटबंदी के लिए कहा जाता है कि नोटबंदी बहुत अच्छी हुई, होना जरूरी था, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। इस नोटबंदी को अगर आज हम इतने सालों के बाद में समझें तो क्या ये देश की बेहतरी के लिए नोटबंदी थी? ये जो कदम उठाए गए ये कारगर साबित हुए, क्योंकि भविष्य को देखकर इस कदम को उठाया गया था। आपके हिसाब से कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के लिए टोटली बेहतरी के लिए थी। सभी बड़े नेताओं ने, स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, राष्ट्र के नाम संदेश पे कहा था, नेहरू जी ने कई बार कहा, वित्त मंत्री ने कहा, और यही नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बार बार कहते थे, आचार्य नरेंद्र जी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहते, तमाम लोग कहते थे कि नोटबंदी होनी चाहिए। नोटबंदी जिस समय उन्होंने ऐलान किया है तो आपको बता रहे, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया, बहुत अच्छा काम हुआ था। अब नोटबंदी के बाद हमारी भी हिम्मत हो रही कि हम कैमरे के सामने बोल ले रहे हैं, नहीं तो आप द रिकॉर्ड कुछ बातें बोल नहीं सकते। ये नोटबंदी क्यों हुई? ऐसा हुआ था, जो हमारे पास कागज़ सप्लाई होता था, जो इंक जहाँ से सप्लाई होता था, जिस कंपनी से, उसी को पाकिस्तान को हो रहा था। पाकिस्तान अपना रुपया भारत में भेज रहा था, और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में तमाम उसमें पाकिस्तानी रुपया आ रहा था। भारत के ही वो डुप्लीकेट करेंसी थी। आपको ये भी बता दें, उस समय स्थिति थी कि 1000 और 500 के नोट ज़्यादा थे। इवन रेलवे में टीटी से भी अगर कोई टिकट लेता था 100-200 रुपये, 300 रुपये की ब्लैक से, तो भी 500-500 के नोट होते थे। 100 के उनके नोट कम थे, 50 रुपये, 500 के नोट, 1000 के नोट ज़्यादा थे। अब क्या हुआ, मोदी ने जब ये देखा तो मोदी ने इसका रुपए का वो कर दिया। अब नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? नोटबंदी के बाद जो रुपया आया वो जितना छपा था इससे ज़्यादा। इसका मतलब बहुत साफ है कि नोट एक्स्ट्रा छपे। कहाँ से छपे? पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान की कमर टूट गई, इकोनॉमी टूट गई। दूसरा, तमाम जो राजनीतिक दल थे उनके पास पैसा बहुत था। तमाम नेता क्या करते थे पॉलिटिकल उस पर कि भाई ऐसा है, हमको अच्छा 5 करोड़ जमा कर दो, तुम्हारी टिकट कर लिया पक्की। जब नोटबंदी हुई तो रात को फ़ोन किए गए, नेताजी अपना रुपया ले जाओ, अपना रुपया ले जाओ। सबका रुपया दे दिया गया। आज भी आपको बता रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी में यूपी में स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक विज्ञापन एजेंसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे जो सर्वे की या जो पॉलिटिकल उसको मूव करती है, चूँकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं। उस नोटबंदी का रिजल्ट रहा कि तमाम लोगों ने पैसा कूड़े में फेंक दिया उसमें, चूँकि वो जानते थे कोई भी पैसा नहीं फेंक सकता अगर कमाई का है, चूँकि डुप्लीकेट करेंसी है। और ये चीज़ आज हम लोग, ये है कि आज हम लोगों का एहसास हो गया, डुप्लीकेट नोट छपता था मगर भारत में नहीं, पाकिस्तान का छपता था। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। डुप्लीकेट करेंसी से बड़ा कोई लॉस नहीं है, और दूसरी कंट्री छापे। एक तो ये, इसीलिए चुनाव के बाद जब मतदान हुआ, उसी के तुरंत बाद मतदान हुआ, पब्लिक को बहुत परेशानी हुई, कुछ लोग मरे, घायल हुए, मगर उन्होंने भी वोट दिया है। तीसरा क्या हुआ, नोटबंदी के दौरान तमाम जगह फैक्ट्री मालिकों ने कर्मचारियों को दे दिया, यहाँ 2 लाख रुपए रख लो, 1.5 लाख, कुछ नेताओं दे दिया 1.5 लाख। उसमें किसी ने वापस नहीं किया, किसी ने, चूँकि पैसा भेज रहे थे और उन्होंने इसलिए दे दिया कि हमको वापस कर देना। किसी को अगर 1.5 लाख दिया तो उसने वापस भी 80,000 किया। यही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने ये भी कह दिया, इशारा कर दिया पैसा वापस न करना। इवन मोदी जी ने भी हल्का सा इनडायरेक्ट वे पे इशारा किया। कुल मिला के नोटबंदी में गरीबों का फायदा हुआ है। तमाम फैक्ट्रियों में बड़े बड़े बाहुबली पैसा वसूल नहीं पाए। अब एक चीज क्लियर हो गई कि डुप्लीकेट करेंसी। अब आपको बता रहे लॉस कहाँ हुआ। देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई। नोटबंदी देखिए कितना बड़ा सा, और जिस चीज को लोग छाप नहीं पाए
वह ये कि महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि एक भारत पाकिस्तान के बीच में गलियारा दे दो 8 किलोमीटर का। आम जनता, हिंदू जनता, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का मुस्लिम भी इस चीज के खिलाफ था। दूसरा उनका कहना था पाकिस्तान कमजोर है, 55 करोड़ की करेंसी दे दो, 55 करोड़ की करेंसी दे दो। उस करेंसी का क्या हुआ, आपने बहुत अच्छी बात की, यह एक बहुत बड़ी, मैं आपके FM चैनल पे न्यूज दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। 55 करोड़ की करेंसी पाकिस्तान को दी गई। महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता जी थे, उन्होंने चूंकि जिद कर ली तो उनकी बात मानी गई। पाकिस्तान ने क्या किया, जब देश का बंटवारा हुआ तो रुपए का डिवेल्युएशन कर दिया, और जो यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक जो मनी थी वर्ल्ड की, वो थी हबीब बैंक का सोना। हबीब बैंक ने क्या किया कि जूनागढ़ से पानी के जहाज़ों से अपने बहुत कीमती कुत्तों के साथ वो पानी के जहाज से कराची चले गए, और हबीब बैंक ने उधर शिफ्ट कर दिया। हबीब बैंक के जाने से भारत का बहुत बड़ा लॉस हुआ। उन्होंने रुपए का डिवेल्युएशन कर दिया। तब पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा है कि ये आपकी जो करेंसी मेरे लिए बेकार है, कागज इन सब की, इसलिए भारत में ही जिन्ना जी को ही देनी है, जिन्ना जी के ही किसी को दे दो, हम वो नाम नहीं ले सकते हैं। उसी में क्या हुआ, नाथूराम गोडसे पागल आदमी था, इसको ये सूचना मिल गई, इसका भी दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हुआ, 55 करोड़, पूरे देश का एक एक बुजुर्ग जानता है कि 55 करोड़ करेंसी महात्मा गांधी दे। इसी बात पे जनता भी कुछ हद तक महात्मा गांधी पे खिलाफ थी, उत्तेजित नहीं थी। नाथूराम गोडसे ने मार दिया। नाथूराम गोडसे के 10 दिन पहले पाहवा पकड़े गए। पाहवा ने बताया कि महात्मा गांधी को मारने का है, मगर भारतीय सरकार ने, नेहरू सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्हीं पाहवा का महात्मा गांधी की हत्या रुक सकती थी, इसमें कोई शक नहीं कि जो गोडसे था हिंदूवादी था, कट्टर हिंदूवादी या उग्र हिंदूवादी, मगर उसमें कांग्रेस में नेहरू जी को ही मालूम था ये क्यों नहीं कुछ किया, ये भी एक रहस्य है। अब आइए रुपए वाली मेन बात आ रही है। तो रुपया वो दिया गया, भारत में दिया गया। महात्मा गांधी ने कतई कमीशन नहीं खाया, महात्मा गांधी ने नहीं खाया, मगर महात्मा गांधी ने ही यहाँ किसी को दिलाया। अब ये बात आ गई बोफोर्स दलाली की। बोफोर्स दलाली में बीपी सिंह जो मिनिस्टर था राजीव गांधी का सबसे खास व्यक्तित्व, उसने कहा बोफोर्स में दलाली खाई गई। दलाली में नाम भी आ गया कि राजीव गांधी का और क्वात्रोची का है, सोनिया जी। क्लीन चिट, हाँ एक सेकेंड, क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट हर एक को मिलती है। आप 5 मर्डर कर दे तब भी आप छूट जाएंगे। अदालत का नियम है कि आपको आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास ये नहीं कि आप मरने तक, एक निश्चित नियम होता। आपने 3 दिन सजा काट ली, उसके बाद छूट जाएंगे। वो एक प्रकार से क्लीन चिट ही आप कह सकते हैं कि हमारे आमला वो मिला था आजीवन कारावास काट के। अच्छा, तो उस क्लीन चिट तो देखिए बोफोर्स और बोफोर्स का कमीशन बाकायदे का लोटस अकाउंट में खाया गया। बीपी सिंह ने नाम लिया, बाकायदे कहा, कैग की रिपोर्ट में आया कि राजीव गांधी को कमीशन के लिए। राजीव गांधी को जनता ने फेंक दिया, चुनाव से हार गए। पे आज दिन तक बोफोर्स के बाद में, उस दलाली के बाद में, उसमें दलाली खाई गई। उस दलाली के बाद में आज दिन तक राजीव गांधी का खानदान देश में प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ये सच है। अब क्या है, बीपी सिंह क्यों खामोश थे? बीपी सिंह से हम लोगों ने कई बार पूछा। वहां पे बीपी सिंह को सिर्फ एक बात का डर था कि अगर हम डायरेक्ट किसी को कह रहे हैं कि दलाल है, चोर है, तो लोग कहेंगे क्या महात्मा गांधी ने भी कमीशन खाया था? बिल्कुल नहीं खाया था। 55 करोड़ की करेंसी दी गई थी किसी को। यहीं पे एक आ गया, मतलब महात्मा गांधी पे आरोप। महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे। चलिए, तो आपको बता रहे हैं कि रुपए का ये जो रहा, इसका अगर किया गया तो भारत में जो नोटबंदी हुई थी, ये बिल्कुल भारत की इकोनॉमी पे उसका असर पड़ा है। असर ये पड़ा, विदेशी जो छाप रहे थे, नहीं, अब हमारी इकोनॉमी बढ़ रही। निश्चित तौर पे हम चौथी इकोनॉमी में 27 पे होंगे। चाइना की इकोनॉमी गिर रही, हमारी बढ़ रही। परंतु यहाँ पे सोच ये हो गई कि अगर रेल की पटरी में कूड़ा डाल दोगे तो वास्तव में डाल दोगे, सारी ट्रेन हो जाएगी हमारी। अजय जी, अगर हम अभी की बात करें, अर्थव्यवस्था को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता रहे हैं, जिस समय भारत ने परमाणु विस्फोट किया, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें कलाम साहब ने कहा अटल जी से कि कलाम साहब ने कहा कि देखिए मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। उन्होंने अटल जी से कहा। परंतु भारत में कहा जाता
खाएंगे तो कद्दू से, नहीं खाएंगे तो कद्दू। उन्होंने कहा, कलाम साहब ने अटल जी को समझाया कि भारत की इकोनॉमी है, ये स्टॉक एक्सचेंज से नापी नहीं जा सकती, कैपिटल मार्केट से नहीं। यहाँ के गांव, यहाँ की जो महिलाएं हैं, सूखा पड़ जाता, बाढ़ पड़ जाता, कभी कुछ होता नहीं। अब महिलाएं खाना खिलाती रहती है 8-8, 10-10 लोगों को, पूरे परिवार को। कहीं वो मिथौड़ी बना लेती हैं, कहीं बड़े बना लेती, कहीं कुछ बना। तो यहाँ की इकोनॉमी पे कोई असर विशेष नहीं पड़ेगा, मगर पूरे अर्थव्यवस्था, मतलब कुल मिला के लोगों को भारत डरने की जरूरत नहीं है कि भारत में बिल्कुल नहीं, और महंगाई कतई बढ़ सकती कतई है, नहीं। आप दिक्कत हो सोचिए, सकती भारत है। की इकोनॉमी गाँव पे है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, आप सुन ले, प्लेग होते थे, सूखे होते थे। यहाँ पे महिलाएं, गांव के लोग कहीं मांगने नहीं जाते, गांव में लोग खाते रहते हैं। अन्नदाता है। और अन्नदाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो अर्थव्यवस्था पर आज हमने चर्चा की, और अर्थव्यवस्था की चर्चा के साथ साथ चर्चा हमारी कुछ राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच गई। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ और अहम जानकारियां या राजनीति गलियारों से जुड़े हुए कुछ अहम किस्से, राजनेताओं के किस्से हम आप तक लाते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।